पापा हमेशा से चाहते थे कि मैं अगर नर्सिंग ऑफिसर तो मेरा बेटा डॉक्टर बने। एनएचएम जो 2024 की भर्ती थी उसमें भी मैं कुछ 7-8 नंबर से रह गया था। एसजीपीजे दिया, उसमें भी सेम 4-5 नंबर से रह रहा था। ईएसआईसी में भी रह गया मैं। काश मैं एक नेगेटिव कम कर लेता या पॉजिटिव ज्यादा कर लेता तो मे भी शायद उससे कुछ हो सकता। उसने बोला था कि एक सिलेक्शन चाहिए, मैं उसको 2-2 लाख दे दिया। जिंदगी भर प्राइवेट पर तो नहीं कर सकते, प्राइवेट के बेसिस पे कौन तुमसे करेगा शादी। लिस्ट खोला तो सबके नाम थे। उसके बाद मैंने अपनी जब कट ऑफ देखी तब मुझे पता लगा कि हाँ अपना हो चुका है। फिर मैंने हाथ तो देखा, सबसे पहले मैंने फोन पापा को किया कि पापा अपना सीएचओ में हो गया। रिग्रेट इसी चीज का है सर, मैं शायद से नीट क्लियर कर सकता था सर। फेलियर से मुझे यही चीज सीखने को मिली कि अपने को रुकना नहीं। हम आपके फादर साहब से मिले, वो बहुत खुश थे, आपकी फैमिली, सिस्टर, मदर सब लोग खुश थे। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू सर। जिंदगी में एक ऐसा ट्विस्ट जो पूरी आपकी जिंदगी को, लाइफ को बदल के रख दे और जहां तक आपको जाना है वहां तक आपको ले जाए, तो कैसा लगेगा। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिम्मत सिंह, एनप्रेप नर्सिंग एजुकेटर, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एनप्रेप क्लासेस के अंदर। और मैं जोधपुर से बाई कार हम लोग जो है वो बीकानेर पहुंचे हैं एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने के लिए, वेलकम करने के लिए, जिन्होंने सीएचओ के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट अचीव की है। तो मैं बात कर रहा हूं मोहित की, जो बीकानेर के रहने वाले हैं, राजस्थान बीकानेर के, जहां से उनकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई। तो चलिए मिलते हैं मोहित से, जिनसे पूछते हैं कि क्या उनका इंट्रोडक्शन है, कैसी उनकी जर्नी रही। तो हेलो मोहित, वेलकम आपका एनप्रेप क्लासेस के अंदर। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, स्टूडेंट को बताएं, अपने नर्सिंग एस्पिरेंट्स को, कि क्या आपका इंट्रोडक्शन है। नमस्कार सर, और नमस्कार सभी व्यूअर्स को। सबसे पहले तो थैंक यू एनप्रेप फैमिली की, उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी अपनी करियर, अपना जर्नी को शेयर करने के लिए। मेरा नाम मोहित जायसवाल है और मैं 2023 बीएससी नर्सिंग में पास आउट हुआ था और रिसेंटली अभी मैंने राजस्थान सीएचओ क्रैक किया है। उसके साथ ही मैंने एनएचएम स्टाफ नर्स का एग्जाम भी क्रैक किया है। बहुत अच्छा लगा मोहित आपका ये सुन के, आपने सीएचओ के साथ साथ आपने एनएचएम भी क्रैक किया है, और हमें बहुत गर्व है आपके ऊपर कि आपने सीएचओ के साथ में एनएचएम भी जो है वो क्लियर किया है। यहाँ पे बहुत बड़ी अचीवमेंट्स ली हैं आपने। और मेरे को ही नहीं, पूरी एनप्रेप फैमिली को, नर्सिंग एस्पिरेंट्स को, सभी लोगों को आपके ऊपर गर्व है कि आपने ये जो है वो 2 अचीवमेंट्स एक साथ अचीव किए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपकी ये जर्नी कैसे रही। तो सर सबसे पहले तो मतलब मेरा शुरू से नर्सिंग फील्ड में जाना था नहीं, क्योंकि पापा ऑलरेडी नर्सिंग फील्ड में थे। एक्चुअली मेरा शुरू से ड्रीम था जब मैं 10th पास आउट करा कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना है। बट मेरी मैथ्स थोड़ा घर वालों ने देखी, फिर मैंने एनालाइज किया कि यार मैथ्स में तो नहीं हो पाएगा अपना। फिर मैंने 11th में बायोलॉजी ली और पापा हमेशा से चाहते थे कि मैं अगर नर्सिंग ऑफिसर तो मेरा बेटा डॉक्टर बने। मुझे स्टार्टिंग में बड़ा मजा आता था पढ़ने में, बट फिर धीरे धीरे मैं डल होता गया, क्योंकि मुझे को थोड़ा सिंगिंग में करियर काफ़ी अच्छा लगने लगा था। देन 11th गई, 12th गई। उसके बाद फिर मेरे को लगा कि अब किसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन एक बेसिक नेसेसिटी होती है। उसके बाद मैंने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया। बीएससी नर्सिंग एडमिशन लेने के बाद फर्स्ट ईयर तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, मतलब दिन रात लग गया कि अपने को टॉप करना है। मैं पढ़ता इसलिए नहीं था कि मुझे पास होना, मुझे टॉप करना था। बट फर्स्ट ईयर में मैंने देखा मेरी 3 बैग आई थी, जिसको रिवेल में निकल गई थी वो। देन उसके बाद थोड़ा सा होता है ना सर कि एक इंसान जब पास हो जाता है उसको हवा लग जाती है एक तरीके से। तो मुझे वो हवा लग गई थी। सेकेंड ईयर में मैं इतना पढ़ाई करी नहीं, प्लस कोविड था, तो मैंने सोचा ठीक है प्रमोशन मिल जाएगा, प्रमोट हो जाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। तो उस गलती की वजह से मेरे 2 सब्जेक्ट्स में बैक थी, जिसको मेरे को एटलीस्ट 2 या 3 अटेम्प्ट दे के निकालना पड़ा। उसके बाद मुझे एक चीज समझ आ गई थी कि अगर अपन पढ़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं होना। उसके बाद मैंने 3rd ईयर 4th ईयर पास आउट करी। 3rd ईयर 4th ईयर पास आउट करने के बाद मैं ऑफलाइन कोचिंग के लिए जयपुर गया। और मुझे आज भी वो फर्स्ट दिन याद है कि मेरे पापा मेरे साथ थे। उन्होंने देखा कि बहुत सारी, कम से कम एटलीस्ट 300 to 400 चेयर समथिंग लगी हुई थी, बेंचेस लगी हुई थी। पापा ने कहा तू कर लेगा क्या, यहाँ पे पढ़ लेगा। मैंने, और उस टाइम वो होता है ना कि हाँ जोश है, नए नए आए हैं, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। फर्स्ट डे में गया और फर्स्ट डे सारी सीटें मैं देखूं, मतलब टाइम से लोग आधा आधा 1-1 घंटे आगे पहले बैठ जाते हैं। उसके बाद मैं बैठा। अब बैठने के बाद मेरा मोरल तब डाउन हुआ, तब मैंने देखा कि आप वहां की बस भीड़ हो। जो स्पेशल लोग हैं वो वहां के वो लोग हैं जो सिलेक्शन लेंगे, आपको इस भीड़ में कोई नहीं पहचानेगा। उसके बाद फिर मुझे वो चीज पता नहीं क्यों बुरी लगी है, पता नहीं, मेरा मन ही नहीं हुआ। फिर होम सिकनेस भी थी, तो मैं वापस आ गया बीकानेर। बीकानेर आने के बाद पढ़ाई होती थी, ठीक है, थोड़ी बहुत होती थी। देन उसके बाद थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि मुझे घर वालों से पैसे भी नहीं लेने, क्योंकि एक होता है ना ग्रेजुएशन हो गई है, अब खुद से कुछ करना है।
प्लस कई बार होता है घर वाले डांट भी देते हैं कि यार नहीं ऐसा है, ये है। तो उसके बाद फिर मैंने 2023 में एक कॉलेज जो है उसको ज्वाइन किया, राजीव गांधी नर्सिंग स्कूल है, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था। वहाँ पे मैं एज अ टीचिंग स्टाफ रहा। टीचिंग स्टाफ के साथ मैं अपनी पढ़ाई भी करता था। उसके बाद मैंने फर्स्ट जो नॉट सेट दिया था फोर्थ ईयर के साथ, फोर्थ ईयर के जस्ट बाद दिया था, उसमें इतना कुछ खास नंबर मेरे थे नहीं, क्योंकि मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मुझे पता ही नहीं था कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, कोई गाइडलाइंस नहीं थी। देन उसके बाद जो अप्रैल 24 में नॉट सेट हुआ था वो मैंने दिया, और उसके देने के बाद मतलब मैंने जब रिजल्ट देखा प्री का, तो उसमें शायद मैं कुछ 0.88% समथिंग से मैं मिस कर गया था। और उस टाइम मुझे बुरा तो काफी लगा था, काश मैं एक जीके का क्वेश्चन कम कर लेता, काश मैं एक नेगेटिव कम कर लेता या पॉजिटिव ज्यादा कर लेता, तो मे बी शायद से कुछ हो सकता। देन उसके बाद एनएचएम जो 2024 की भर्ती थी उसमें भी मैं कुछ 7-8 नंबर से रह गया था। उसके साथ मतलब टीचिंग भी कर रहा था, मैं पढ़ाई भी कर रहा था। देन उसके बाद मैंने जुलाई में एसजीपीजे दिया, उसमें भी सेम 4-5 नंबर से रह रहा था। ईएसआईसी में भी रह गया मैं। देन उसके बाद फिर मैंने कहा कि यार गवर्नमेंट जॉब का क्या पता, कल हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले। मैं कहा एक एटलीस्ट मास्टर्स डिग्री कर लेता हूँ। देन मैंने 2024 में मास्टर साइकेट्रिक नर्सिंग में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीकानेर में एडमिशन ले लिया, और मैं जो ट्यूशन भी पढ़ाने लगा जो बच्चे होते, ताकि मेरा भी रिवीजन हो जाए। मतलब मेरा ऐसा था कि पैसे भी आ जाएंगे प्लस मेरा रिवीजन हो जाएगा। देन उसके बाद मैंने नॉट सेट नहीं दिया। फिर उसके बाद मतलब लास्ट अप्रैल का एक सितंबर वाला दिया, उसके मैंने नॉट सेट से उम्मीद छोड़ दी, मेरे को देना नहीं है। आरआरबी भी ऐसा था कि ठीक है दे के आ जाते हैं, फॉर्मेलिटी फॉर्म भरा है, 500 रुपए लगे हैं तो दे के आ जाते हैं, घूमना हो जाएगा। देन उसके बाद जब सीएचओ एनएचएम का था, तब जो सीएचओ का मैंने पेपर दिया, तब उस टाइम तक मेरा ऐसा था कि कम्युनिटी मेरी ऑल क्लियर हो चुकी थी। उस टाइम तक मैं एनप्रेप से भी जुड़ चुका था जी। ये मान के चलिए कि नवंबर दिसंबर 24 तक मैं एनप्रेप के बारे में सुन चुका था, उनकी जो ऑनलाइन क्लासेस होती थी वो लेता था। देन उसके बाद फिर से मैंने रैपिड रिवीजन जो उनकी सीरीज होती है 100 आवर्स की, उनको लिया, उससे पढ़ा, और उससे काफ़ी मतलब एफिशिएंट लगा कि हाँ अगर अपन ने पढ़ा है तो वो रिवाइज अच्छे से करवा देते हैं अपने को। देन उसके बाद मैं शायद सीएचओ का पेपर से एक रात पहले मैंने बस कुछ वीडियोस देखे थे, वो देखे आया। उसके जब एग्जाम दिया, तब एग्जाम देने मुझे लगा कि हाँ यार पहला एग्जाम मुझे लगा कि मुझे सिलेक्शन दिला सकता है, तो सर वो इसी का था, सीएचओ का। देन उसके बाद 31 अक्टूबर को जब रिजल्ट आया, मतलब मैं कम से कम आप मानेंगे नहीं कि 4 से 5 बार चेक कर चुका था कि आंसर की मिला के कि अपना क्वालिफाई होगा ही नहीं होगा। वीडियोस देखता रहता था रात भर की यार कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी नहीं जाएगी। देन उसके बाद जब मैंने लिस्ट खोला तो सबके नाम थे। उसके बाद मैंने अपनी जब कट ऑफ देखी, तब मुझे पता लगा कि हाँ अपना हो चुका है। सबसे पहले मैंने फोन घर पे किया, घर पे करने के बाद मैंने एक स्पेशल पर्सन उनको भी किया, क्योंकि उन्होंने मुझको ये बोला था कि घर पे बात किस बेसिस पे करें अपने, तुम आज क्या हो, तुम जिंदगी भर प्राइवेट पे तो नहीं कर सकते, प्राइवेट के बेसिस पे कौन तुमसे करेगा शादी। सही बात। तो इस बात को भी मैंने मोटिवेशन लिया, और उसके बाद मैंने उसको बताया तो भी काफी खुश थी। उसके बाद फिर मेरे को डर और लगने लगा कि यार अब नहीं हारना अपने को, क्योंकि सीएचओ हो चुका है अपना। अब नॉर्मली क्योंकि इस बार नंबर जो आए थे अपने उसके बेसिस पे थे, नेम वाइज थे। तो मैं इस बात को लेकर और डर था कि यार लोगों को पता लगा कि इसका मेरिट में हो गया बट फाइनल में नहीं हुआ। मुझे लोगों को, देखो अगर सच बताऊं लोगों की परवाह नहीं है, बट मेरे को लगता है कि यार मैं इतना पास आके आ रहा हूँ। फिर मैंने इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया तो एंजाइटी और बढ़ने लगी, अब क्या होगा अब क्या होगा। उसके बाद इसी बीच में एनएचएम का रिजल्ट भी आया था, और एनएचएम का रिजल्ट ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा था कि यार देख लेंगे। तो मैंने उस रात नहीं देखा, मतलब उस रात को तो कुछ लेट नाइट देखा, और मैंने जैसे ही एनएचएम का रिजल्ट देखा मैंने अपनी मम्मी को फोन किया, मतलब नीचे सो रहे थे उनको फोन किया कि मम्मी मेरा एक और एग्जाम निकल गया। अब मम्मी को लगा कि मेरा एग्जाम निकल गया मतलब मेरा कोई एग्जाम छूट गया। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि क्या कर रहा है तू ये। मैं कहा ऐसी बात नहीं है, मेरा एग्जाम निकल गया, मतलब एक और एग्जाम में मैं सिलेक्ट हो गया। फिर घर वाले भी काफी खुश थे। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में लगा। उसके बाद शायद 17-18 को जब रिजल्ट आने वाला था, तब मैं बार बार साइड चेक करूँ कि यार आ जाए होएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, ये एंजाइटी हो ना हो। फिर जब मैंने देखा, उस दिन मेरे मम्मी का ऑपरेशन भी था, हर्निएशन था उनको, तो ऑपरेशन था, तो मैं सो रहा था उस टाइम मेरा एक फ्रेंड का फोन आया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं कहा क्या हो गया, रिजल्ट आ गया? कि हाँ रिजल्ट आ गया, तेरा नाम भी है। फिर मैंने हाथ तो देखा, सबसे पहले मैंने फोन पापा को टेका कि पापा अपना सीएचओ में हो गया है। बढ़िया, फाइनल सिलेक्शंस जो है वो आपके हो गए। और जो आपको स्टूडेंट, सुनिए आप इनका बात सुनिएगा कि ये कह रहे हैं कि भाई इतने स्ट्रगल्स इन्होंने फेस किए हैं, ठीक है, लोग वैल्यू नहीं करते हैं, घर वाले भी आपको बोलते हैं कि सर ग्रेजुएशन के बाद में घर वालों से पैसा मांगना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, आपके कोई स्पेशल पर्सन्स होते हैं उनको भी बताते हैं, तो भाई प्राइवेट जॉब की या फिर अगर नौकरी नहीं होती है तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वो स्ट्रगल इन्होंने किया,
और अभी इनको ऐसा लगता है कि ये CHO NHM 2 एग्जाम में हो गए हैं, तो एक कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप हो जाता है। जी सर। ठीक है, तो आप सभी लोगों को भी जो है वो ये चीज करनी चाहिए कि इनके लाइफ में जो है वो थोड़े डिस्ट्रैक्शंस थे, इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी पहले, बस ठीक है पेपर दे देते हैं, आज ये कर लेते हैं, आज वो कर लेते हैं। अगर आप मोहित, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप एक ध्येय लेके, एक उद्देश्य लेके चलें, एक ऑब्जेक्टिव पे काम करें, तो आपको नहीं लगता है कि अचीवमेंट्स आपको और जल्दी मिल जाता? सर गलतियां मेरी हैं, हाँ बिल्कुल। अचीवमेंट जो होता है सर वो बहुत जल्दी मिलता है अगर मुझे प्रॉपर गाइडलाइन मिलती, प्रॉपर ये पता लगता है कि इस चीज को अपने को इतना पढ़ना है। क्योंकि नर्सिंग का अगर सिलेबस देखें तो बहुत वास्ट है, Vast है। जितना पढ़ो उतना कम है। बट अगर उसको कंसाइज करके पता लगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है और कब कब टेस्ट में किस प्रकार से आपको परफॉर्म करना है, तो उस वजह से सिलेक्शंस के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं अपने। जी, तो आप एनप्रेप से कब जुड़े और कैसी जर्नी रही आपकी एनप्रेप के साथ में? एनप्रेप से सर मैं जस्ट नवंबर दिसंबर जो था अपना 2024, उसमें मैं जुड़ा था। जस्ट एमएससी का एग्जाम देने के बाद मैं कहा एमएससी के साथ अपने को तैयारी तो करनी है, तो मैंने एनप्रेप किसी फ्रेंड के थ्रू सुना था। देन उसके यूट्यूब क्लासेस ली। उसके बाद जो वहाँ के कंसल्टेंट होते हैं उन्होंने बोला कि क्या आपका क्या रहेगा, तो मैंने बताया कि देखो मेरे को इतना टाइम तो नहीं मिलता है, क्योंकि एमएससी भी साथ में को करनी है कि मैं एक एक लेक्चर देख सकूं। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास एक रिवीजन वाला जो प्लान होता है, रैपिड रिवीजन प्लान है, वो हमारे पास है। उसके बाद मैंने उसके बारे में सुना, थोड़ा सोचा, मैंने कहा कर लेते हैं, ट्राई करने में तो क्या जा रहा है। फिर ट्राई करा तो रिजल्ट्स मुझे समझ आने लगे, क्योंकि जो मैंने पिछले कुछ सालों में पढ़ा था वो हाथों हाथ की वो रिकॉल होने लग गया, तो उससे बेनिफिट मिला। प्लस ये था कि क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, उसकी काफी अच्छी मेरे को नॉलेज मिली। तो मोहित, मैं आपकी जर्नी से ये समझ पाया हूँ कि आपकी जिंदगी में 3 सबसे बड़े स्ट्रगल्स रहे हैं। सबसे पहला कि एक तो रिग्रेट था किसी चीज का, सेकंड आपके उसमें था कि सर बहुत सारे फेलियर अटेम्प्ट्स आपके हुए हैं, और तीसरा आपका एक स्पेशल पर्सन। वन बाय वन अपन इन चीजों के बारे में जानेंगे। जी सर। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ रिग्रेट के बारे में, तो मुझे आज भी रिग्रेट इसी चीज का है सर कि मैं शायद से नीट क्लियर कर सकता था 11th-12th में। अगर मैं नहीं करता वो, तो हो सकता है कि आज मैं हो सकता है नीट क्लियर करता या कोई अच्छी जगह होता। मतलब अच्छी जगह ये भी है, बट इससे भी हायर अथॉरिटी में हो सकता था जी। और दूसरा रिग्रेट ये है कि सर मुझे टाइम पे अगर गाइडलाइंस मिल जाती, या अगर मैं थोड़ा और मेहनत कर लेता अभी, तो हो सकता है कि मैं आने वाले नॉर्थ साइड या अभी जो नॉर्थ साइड गए मैं उनको निकाल सकता था। सर फेलियर से मुझे यही चीज सीखने को मिली कि अपने को रुकना नहीं है। जी। कि गिर जाओ, पड़ जाओ, थक जाओ, रुक जाओ, एक बार के लिए ब्रेक ले लो, पर हार नहीं माननी अपने को। क्योंकि एक बार हार मान लिया तो आपने तो बस वही है कि आपने हाथ हथियार डाल दिया, जी। उसके बाद तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते। और स्पेशल पर्सन ऐसा है सर जिसने मोटिवेट भी किया है काफी मेरे को कि अगर कुछ करना है, अगर फ्यूचर चाहिए, तो तुम्हें जॉब भी चाहिए। जी। अब वो चीज उस टाइम लगता है कि यार ये तो बहुत मतलबी इंसान है, बट अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो ये चीज उसके हिसाब से भी काफी सही है। प्लस इससे मेरा भी बेनिफिट हुआ कि मुझे, लोग कहते हैं ना कि हम चांद तोड़ के ले आएंगे, सितारे तोड़ के ले आएंगे, बट उसने बोला था कि एक सिलेक्शन चाहिए, मैं उसको 2-2 लाख के दे दिया। वेरी गुड। ये अच्छा लगा कि मतलब आपने, उन्होंने एक सिलेक्शन मांगा, आपने 2 लाख के दिए। ठीक है, ये एक मोटिवेशन भी मिला आपको। उन्होंने थोड़ा पुशअप किया और आपने वो पुशअप को जो है वो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरह लिया, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की तरफ नहीं लिया, और आज आप जो है वो CHO और NHM बने। तो मोहित, नर्सिंग एस्पिरेंट्स को ये बताइए कि आपके पढ़ने का शेड्यूल क्या था, किस तरह से आपने जो है वो स्टडी प्लान किया? तो सर सबसे पहले तो मतलब ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था। मतलब ऐसा है कि पढ़ लिया तो मन हुआ तो पढ़ लिया, अदरवाइज नहीं पढ़ा। बट धीरे धीरे मुझे समझ आया कि क्वांटिटी से ज्यादा अपने को क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। और ये चीज मैंने सीखी जब मैं एनप्रेप के लेसन्स लेता था। मतलब मैं सिंपल सा क्राइटेरिया अपनाता था कि मेरे को जो टॉपिक पढ़ना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे पीडियाट्रिक्स पढ़नी है, तो पीडियाट्रिक्स के जो जो टॉपिक्स थे या जो जो लेक्चर्स थे मैं लिख लेता था कि इस दिन मुझे ये लेक्चर करना है। तो एक तरीके से बर्डन भी नहीं आता था कि अपने को 3-3 घंटे 4-4 घंटे पढ़ना है, प्लस कंसाइज होता था। देन उसके बाद मैं रिवीजन वीडियोस देख के हाथों हाथ ही जो उनके क्वेश्चंस वगैरह जो ब्लॉक्स वगैरह होते हैं उनको सॉल्व करता था। और मतलब मैं शुरू से ही ऐसा है कि अगर कोई टॉपिक पढ़ता था तो क्वांटिटी पे फोकस नहीं करता था, क्वालिटी पे, कि भाई आज अपने को ये 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, चाहे अपने को 2 घंटे लगे, चाहे 6 घंटे लगे, चाहे 1 घंटा लगे, ये करके ही सोएंगे। तो उससे इतना बर्डन कभी मेरे ऊपर आया ही नहीं। मतलब जब से मैंने क्वालिटेटिव पे फोकस करने लगा। अब लोग बोलते हैं 6-6 घंटे पढ़ो, 8-8 घंटे पढ़ो। मेरा ये मानना है कि आप 6-6 घंटे ना पढ़ करके अगर आप क्वालिटी पे फोकस करो तो हो सकता है कि आप सिलेक्शन के और ज्यादा नजदीक आ सकते हो। मोहित, आपने बताया कि रैपिड रिवीजन से आपने प्रिपरेशन की,
तो रैपिड रिवीजन को कैसे यूटिलाइज किया आपने? सर रैपिड रिवीजन का यूटिलाइजेशन मैंने ऐसे किया कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि एमएससी भी साथ में चल रही थी, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाना था और बहुत सी चीजें थी और मतलब इतनी भारी भारी बुक्स वापस पढ़ना पॉसिबल नहीं था इतने छोटे से टाइम में। तो मैं रैपिड रिवीजन को ऐसा पढ़ता था कि अपने को लेक्चर देखना है, लेक्चर देख करके लेक्चर जैसे सपोज कीजिए मैंने एक लेक्चर उठाया पीडियाट्रिक्स का, ठीक है, पीडियाट्रिक्स का लेक्चर उठाने के बाद उसके जो नोट्स होते थे वो 10 से 15 मिनट में बस जो नोट्स उन्होंने दिए हैं उनको पढ़ना है मेरे को, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है, मतलब टॉपिक को मुझे कैसे ना कैसे करके 1.5 से 2 घंटे में खत्म करना है, चाहे मैं वीडियो को 2x पे करके देखूं चाहे कैसे करके देखूं, ताकि अपना टाइम यूटिलाइज हो। एग्जाम से पहले भी ऐसा था कि अब मुझे पता था एग्जाम से पहले कि अगर 2 घंटे में एक टॉपिक पे लगाऊंगा तो बहुत दिक्कत आने वाली है मेरे को, इसलिए मैं क्या करता था सीधा सा उसको 2x पे लगा के सुनना, सुनते ही वो रिकॉल हो जाता था क्योंकि जल्दी जल्दी अपन देख लेते थे, तो उस तरीके से मैंने इसको यूटिलाइज करना प्रेफर करा। क्या नॉर्सेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया जा सकता है, और आपके 3 फेलियर्स रहे उसके बारे में आप क्या बताने चाहेंगे? सर सबसे पहला मेरा रिग्रेट यही है कि मुझे अगर प्रॉपर टाइम से गाइडलाइंस मिल जाती, कंटेंट रेलेवेंट कंटेंट मिल जाता तो शायद से मेरा पहला अटेम्प्ट निकल सकता था। और हाँ, अगर प्रॉपर आपको गाइडलाइन मिल रही है, आपको प्रॉपर कंटेंट अच्छा मिल रहा है, प्रॉपर बताया जा रहा है कि आपको कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं और कंटेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं और अपडेटेड नॉलेज जो है, अगर वो आपको प्रोवाइड मिल रही है जो कि एनप्रेप देता है, तो श्योर है आपका कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हो। प्लस उसके साथ आपको ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कोचिंग पे डिपेंडेंट है, आपको खुद में भी इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको जो बताया जा रहा है उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एट लास्ट कोचिंग आपको एक पाथवे दे देती है कि आपको इस पे चलना है। अब वो चलना नहीं चलना आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप नहीं चलोगे तो सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, चलोगे तो जाके कहीं ना कहीं, और आज नहीं हो रहा तो कल होगा, कल नहीं हो रहा तो कभी ना कभी तो आपका सिलेक्शन गारंटीड है सर। बिल्कुल, तो आपको एक जो है वो पाथ फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल, इस आंसर से मुझे लगा कि अनप्रेप ने आपकी हेल्प की और आप वो प्रॉपर पाथ जो है वो फॉलो कर पाए। तो क्या आप हमारे नर्सिंग एस्पिरेंट्स को सजेस्ट करेंगे अनप्रेप, या फिर क्यों करेंगे अनप्रेप सजेस्ट आप? मैं बिल्कुल एनप्रेप सजेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मेरे जैसा बच्चा जो कॉलेज में फेल था, 11th में अच्छे मार्क्स नहीं थे, अगर वो कर सकता है तो हर कोई कर सकता है। पर इसके लिए जो एनप्रेप है वो जरूरी इसलिए है सर, क्योंकि पहली चीज तो ये कि आपको एक अच्छा पाथ देता है, एक गाइडलाइन अच्छी देता है। दूसरी चीज आपके साथ कनेक्टेड रहता है। अब मैंने ऑफलाइन कोचिंग में जाके देखा सर, 300 से 400 बैच है, बच्चे आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा है कि आपसे कुछ कुछ दिनों में कंसल्टेंट पूछते रहते हैं कि कोई इश्यूज तो नहीं है, अदरवाइज अपन चाहे तो अपन डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ये भी एक बेनिफिट है। प्लस उसकी जो टेस्ट सीरीज होती है वो काफी एफिशिएंट है, और जो यूजर फ्रेंडली यूआई जो है इसका ऐप का वो भी काफी मुझे अच्छा लगा। एनप्रेप जो है वो एक तरीके से एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम सिलेक्शंस के और करीब हो जाते हैं। और सर इसमें एक बात और है कि मैं एनप्रेप के व्हाट्सएप जो ग्रुप है उससे भी जुड़ा हूँ, उसमें मतलब ये जो है रेगुलर अपडेट करते थे कि आपको इतना पढ़ना है, अभी आपको ये पढ़ना है। प्लस उस ग्रुप में एक बेनिफिट और है कि अगर आपको डाउट है तो आप अगर उस डाउट को डालोगे तो बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी उस चीज को बताते हैं। मेरे हिसाब से इतना स्टूडेंट ओरिएंटेड शायद से कोई एजुकेशन नहीं है अभी तक। तो मोहित, जैसे आपने बिहाइंड द कैमरा मेरे को बताया, ठीक है, कि सर मैंने नाश्ता टेस्ट नहीं दिया, तो उसका क्या रहा, आपने उसका क्या एनालिसिस रहा? सर सबसे पहले तो मतलब मुझे नाश्ता के बारे में पता लगा था, जो इंस्टाग्राम पेज है उसमें भी ऐड उसके थ्रू पता लगा था, उसके साथ साथ मेरे फ्रेंड ने भी मुझे सजेस्ट किया था। और मजे की बात यह है कि सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, फिर भी एक तरीके से मैं नहीं दे पाया। उसका भी ऐसा है कि अगर मैं देता तो शायद हो सकता है कि मेरी जो आने जो नेक्स्ट अभी अप्रैल 26 में नॉर्सेट आएगा उसकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाती, बट अब इतना टाइम भी नहीं रहा है कि पूरा कोर्स भी रिवीजन करना है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ नाश्ता उन लोगों के लिए कि अगर आपको चेक करना है, अपना लेवल चेक करना है और कोई पैसा नहीं देना, आपको कोई होते सर नहीं हो पाता, तो उसके लिए नाश्ता इज अ बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, और मैं नर्सिंग एस्पिरेंट्स को एक और चीज बताना चाहता हूं कि यहाँ पे एनप्रेप ऐप के ऊपर आपको प्री बोर्ड्स के एग्जाम्स चल रहे हैं, जहाँ पे आपको हमारे, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में, टेलीग्राम ग्रुप के साथ में अगर ज्वाइंड हैं, तो मोहित हर बार जो है हम लोग सिलेबस रोज डेली बेस्ड सिलेबस देते हैं। ठीक है, कि आपको आज ये टॉपिक पढ़ना है और आपका पेपर इस डेट को होने वाला है। हम सब्जेक्ट वाइज एग्जाम करवा रहे हैं, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी के कोई एग्जाम से पहले प्री बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड के पहले प्री बोर्ड्स, वैसे हम लोग करवा रहे हैं। तो जैसे आपने नाश्ता नहीं दिया और आपको रिग्रेट हो रहा है कि मैं अगर देता तो आज जो है मैं नॉर्सेट क्लियर करता, तो मैं आप सभी नर्सिंग एस्पिरेंट्स को कहना चाहता हूं कि जो भी लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है एनप्रेप ऐप पे, तो एनप्रेप ऐप पे रजिस्टर करो
और जो है वो आप प्री बोर्ड के एग्जाम दीजिए, नाश्ता टेस्ट दीजिए, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। ठीक है, जिससे आप एनालाइज कर सकते हो कि आपका लेवल क्या है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो ठीक है। और ये सभी चीजें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है, क्योंकि ऐसे काफी सारे नीडी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको तैयारी करनी होती है पर प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते हैं। तो एनप्रेप आपके लिए जो है वो ये सब कुछ कर रहा है। जैसा अपन ने बात की है और हम आपके फादर साहब से मिले, वो बहुत खुश थे, आपकी फैमिली, सिस्टर, मदर, सब लोग खुश थे। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सीएचओ एग्जाम और एनएचएम दोनों आपने क्लियर कर दिए हैं, आगे आपका क्या प्लान रहने वाला है? सर अगर अभी रिसेंटली प्लान पूछा जाए तो मुझे फिलहाल तो मेरे मास्टर्स के एग्जाम चल रहे हैं, उनका पहले खत्म करना है ताकि वो एक हेडेक हटे। देन सर उसके बाद ज्वाइनिंग अगर मेरी टाइम से हो जाती है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, एनप्रेप का एक अच्छा कोर्स लूंगा जिसमें पूरा का पूरा डेटा होगा, वो लूंगा। उसके साथ साथ मैं नॉर्सेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहता। मुझे एटलीस्ट ये है कि मुझे उस लेवल तक मेहनत करनी है नॉर्सेट में कि मैं थक जाऊं कि अब नहीं हो सकता जी। जो मैंने मेहनत इतनी नहीं करी, उतनी मेहनत करके अगर नॉर्सेट नहीं भी निकलता तो मुझे एटलीस्ट जिंदगी भर ये रिग्रेट ना रहे कि भाई अपना नॉर्सेट कर सकते थे पर अपन ने नहीं किया। अब उसके लिए मैं एनप्रेप का भी सपोर्ट लूंगा, जो उसकी नाश्ता सीरीज है उसका भी सपोर्ट लूंगा, प्लस प्री बोर्ड जो कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया आपने, उसका भी सपोर्ट लूंगा सर। जी। कुल मिला के ये है कि आपने सीएचओ ले लिया, एनएचएम ले लिया, अब आपकी भूख बढ़ गई है, तलब बढ़ गई है। बिल्कुल सर, ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल सर, एक कॉन्फिडेंस जो आया है कि हाँ 2 निकाल सकते हैं तो आगे जाके और भी निकाल सकते हैं अपन एग्जाम्स। प्लस मेरे को कैसे ना कैसे करके एक अच्छे एम्स मिल जाए, देन उसके बाद अगर मुझे टीचिंग के स्कोप्स मिलेंगे सर, क्योंकि मेरा मेन एट लास्ट एम यही है कि मुझे टीचिंग करनी है। अगर मुझे टीचिंग के एम्स मिलेंगे तो उसके लिए मैं एम्स क्या, मैं जितने भी एग्जाम है वो मैं क्रैक करने को तैयार हूँ। मैं सभी नर्सिंग एस्पिरेंट को एक मैसेज देना चाहता हूँ या फिर एक बात बताना चाहता हूँ कि जब तक आप लड़ सकते हो, जब तक आप में जान है, जब तक आपको लगता है कि नहीं मैं और फाइट कर सकता हूँ, तब तक आपको लड़ना है। क्योंकि एक कहते हैं ना कि स्ट्रगल शॉर्ट लास्टिंग है, पेनफुल है, बट रिग्रेट जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब कि अगर आपने स्ट्रगल इस फेज में कर लिया तो ठीक है, आप निकाल लोगे कुछ ना कुछ चीजें, बट अगर रिग्रेट रह गया वो पूरी लाइफ लॉन्ग रहता है, फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो मोहित, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी जर्नी बहुत ही स्ट्रगल वाली जर्नी रही, और आपने जो सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए उससे नर्सिंग एस्पिरेंट्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा ठीक है। वो भी अपनी जो है वो प्लानिंग उस तरीके से करेंगे, टाइम खराब नहीं हो और एक प्रॉपर वे में तैयारी कर सके ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू सर।